आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके पास समय का अभाव है और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महामानव महापुरुष हमारे बीच हैं जिन्होंने इस आंदोलन की नींव बहुत पहले रख दी थी और ओबीसी समाज को जो मिल रहा है आप सबके आंदोलनों से मिल रहा है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर परम आदरणीय छगन भुजबल जी का कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। परम आदरणीय छगन भुजबल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भुजबल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय सरकार। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय सरकार। अभी हम सब ने मिलकर जिनका सत्कार किया, शरद यादव जी जो बीमार है वो इसलिए जल्दी चले गए। हार्दिक पटेल जी उन्होंने भी भाषण किया, राजकुमार सैनी, आमदार सिद्धार्थ कुशवाहा, जगदीश यादव, सांसद पी विल्सन, भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय इलियास आजमी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने बड़े पैमाने पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, सुनील सरदार जी, मेरे सारे भाइयों बहनों और माता जी। पहले तो हमको जब तक हमारा बहुत पीछे का इतिहास नहीं, वो थोड़ा थोड़ा इतिहास जो है नज़दीक का, वो तो मालूम होना चाहिए कि क्या है ओबीसी की लड़ाई। ये ओबीसी की लड़ाई आज की नहीं, ओबीसी की लड़ाई जब से हमें आज़ादी मिली तब से ओबीसी की लड़ाई शुरू हुई। कालेलकर कमिश्नर ये कमिश्नर वो कमिश्नर सब बना दिया और सब जो है कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। आखिर में जो है मुझे कहना चाहिए कि शरद यादव जी जैसे लोगों ने जो कोशिश की उसके वजह से जो है जब जनता पार्टी की सरकार थी, मंडल कमीशन की स्थापना हुई और इसके लिए शरद यादव जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, इनको मिलकर जो है इस पहल करने के लिए धन्यवाद भी दिया। वैसे शरद यादव जी जो है ये अलग अलग हल्के से पार्लियामेंट में चुन कर आए। वो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के मधेपुरा से 4 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीत लिया, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से। कितने बार हुआ? 7 बार हुआ। 7 बार वो अलग अलग जगह पर लड़े और वो चुन कर आए। कई आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। हमने उनका सत्कार किया तो क्यों किया भाई? ये सब उनकी जो तपस्या जो है मंडल कमीशन के लिए, पिछड़ों के लिए काम करने की बहुत बड़ी है। मंडल आयोग का बनाना एक घटना थी, मतलब उसके पीछे एक बड़ा आंदोलन था जो इन लोगों ने खड़ा कर दिया और इसके बाद जो है कई लोगों ने सपोर्ट किया और फिर मंडल आयोग जैसे ही के विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनका जो सरकार में जरा गड़बड़ी होने लगी और फिर ये देखा कि अब करे तो करे क्या। देवीलाल जी और वीपी सिंह साहब की जो है अनबनी शुरू हो गई, सरकार टूटने की नौबत आई। देवीलाल जी ने एक बहुत बड़े मोर्चे का ऐलान किया। वीपी सिंह साहब ने शरद यादव साहब को बुलाया।
शरद यादव साहब ने कहा जो मंडल आयोग आपके पास पड़ा हुआ है उसको एक्सेप्ट करो भाई, उसको मान लो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उन्होंने वो मान लिया और इसके लिए फिर मतलब कि शरद यादव जी है, लालू प्रसाद यादव जी है, रामविलास पासवान जी हैं, ऐसे कई लोगों ने जो है इसके बाद में जो है ताकत लगाई, तब ये मंडल की जो है मंडल लागू हुआ। अब बात ये है कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इस मंडल के खिलाफ फिर कमंडल की यात्रा शुरू हुई, वो तो आपको पता है। ये हमारे लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने यात्रा निकाली, कई जगह पर जो है आपस में लड़ाइयाँ हुई। वो यात्रा जो है निकली वो तो सबके ध्यान में है, मगर उसी समय शरद यादव साहब ने भी मंडल रथ यात्रा निकाली थी। मंडल रथ यात्रा वो किसी के ध्यान में नहीं है। ऐसे हम लोग हैं कि वो रथ यात्रा जो है राम जन्मभूमि की वो तो सबको मालूम है, और हमारे लिए जो रथ यात्रा निकाली गई वो तो भूल गए हम। तो ऐसी जो है, और एक मैंने देखा पढ़ा है कि इसमें जो है जब शरद जी भाषण करते थे तो काशीराम भी बगल में मंच के बगल में खड़े होकर उनका भाषण सुनते थे। तो ये जो तपस्या है इसके लिए उनका जो आदर सत्कार सम्मान हुआ, इसका कारण ये है। अब जो है जो हमारे विल्सन साहब जो है वो गए, वरना मैं कहने वाला तो कई बातें जो है मेरी तरफ से भी। देखिए जैसे कि सरदार और अब जो है जो राजकुमार जी सबको मालूम है, 2006 में रामलीला मैदान पर ओबीसी की बड़ी रैली हुई, 3 लाख लोग महात्मा फुले समता परिषद की ओर से। और फिर 2007 में हम ही सब लोग जो है जंतर मंतर में बैठ गए कि केंद्रीय शिक्षा संस्था में हमको आरक्षण मिलना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए, ये 2 हमारी मांगे थी। तो जब आरक्षण शिक्षा में चाहिए, केंद्रीय शिक्षा जैसे IIT, IIM वगैरह वगैरह, हम बैठे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उस समय अर्जन सिंह साहब HRD मिनिस्टर थे और उन्होंने हमको बुलाया, हम सब लोग गए और अरे भाई क्या करता है, छोड़ो ना, आवाज आएगी, मेरी आवाज बड़ी है, बहुत लोग दबाने की कोशिश तो करते हैं, करे। तो अर्जन सिंह साहब ने जो है केंद्रीय शिक्षा संस्थान में हमको आरक्षण दिया, IIT और IIM, बराबर है। और वो आरक्षण 2017 में अचानक बंद हो गया, साहब के राज में 2017 में बंद, किसको मालूम ही नहीं बंद। और अब 5 साल के बाद, जैसे कि विल्सन साहब कहते हैं कि बहुत लड़ाइयाँ हुई, जब दिया तो बोर्ड लग गए कि हमने जो है IIT में मेडिकल में आरक्षण दिया। भाई आरक्षण अर्जन सिंह साहब ने दिया था, आपने निकाला। 5 साल में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों का जो है लड़कों का नुकसान, ये तो पहली बात। अब दूसरी बात है कि भाई स्टेट को जो है हमने ओबीसी आरक्षण बहाल कर दिया कि तुम करो। 102 घटना दुरुस्ती जो हुई संविधान में, उसके पहले सारे राज्यों में यही हाल था कि राज्य का आयोग जो है आरक्षण तय करता था, सारे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सब, और सभी लोगों ने 50% तक, कम से कम 50% तक आरक्षण दिया था। अब बात यह है कि वो हक जो है आपने निकाल लिया भारत सरकार ने, और उसके ऊपर जब आवाज उठी तो कहने लगे चलो
हम लोगों ने राज्यों को आरक्षण का अधिकार दे दिया। अरे भाई क्या फायदा क्या हुआ, वो तो था ही हमारे पास। और सवाल ये है कि 50% तक तो हम दे चुके हैं, तो अभी और किसको कैसे दें? इनकी जो बात जो है तमिलनाडु की वो अलग है। उनका आरक्षण 1921 से है, वो 50% से भी ज़्यादा है, 74 तक जाता है। और वो जो आरक्षण जो है 9th शेड्यूल में डाला गया है। 9th शेड्यूल में अगर डाल दी कोई बात तो उसका चैलेंज कोर्ट नहीं करता, तो वहाँ उनको जो है संरक्षण मिला। अब हमारा यहाँ क्या हो रहा है, जो आज की बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने सुबह के मीटिंग में बोला, फिर से आपको बोल, बड़े ध्यान से सुनो। ये मैं उनको भी बोलने वाला, उल्सन साहब को शायद नज़रअंदाज हो कर गए। हमारे महाराष्ट्र में 4-5 जिलों में जो है शेड्यूल ट्राइब और ये ओबीसी का आरक्षण 60%, 65%, 70% हो गया, क्योंकि पेशा कायदा जो आया ट्राइबल का, तो उनकी जनगणना के मुताबिक उनका आरक्षण दे दो। तो वो आरक्षण देने के बाद फिर हमारा 27% वो ऊपर चला गया। तो कोई आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के 50% से ऊपर चला गया। अब उसके ऊपर जो है बहस चली। और इसके पहले की बात ये बता रहा हूँ, 2010 में के कृष्णमूर्ति की एक केस हुई। के कृष्णमूर्ति 5 जज लोग थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आरक्षण जो है ये मंजूर है ओबीसी का, मगर उसको ट्रिपल टेस्ट में तुम ढालना चाहिए। 3 टेस्ट पास करो तब आरक्षण है, नहीं तो आरक्षण नहीं है। देखो, मैं थोड़ा सा जो है आपको कंटाला आएगा कि ये क्या बोल रहा है, मगर आप जब तक समझोगे नहीं लड़ोगे भी कैसे। तो उन्होंने कहा ट्रिपल टेस्ट। क्या क्या टेस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को है तो उनको उनके लोक संख्या के हिसाब से दे दो। अब वो ज़्यादा है तो हो सकता है उनको 40% मिलेगा, हो सके उनको 45% मिलेगा, 50% से ऊपर नहीं जाना। मतलब क्या हो गया, किस जगह हमको 5% मिलेगा, किस जगह 0, किस जगह अगर वो कम है तो 27% मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो भी मंजूर किया 50%। समझो तीसरी जो है शर्त उन्होंने डाली कि एम्पिरिकल डाटा जो है आप तैयार करो। जनगणना करते हुए ये ओबीसी बैकवर्ड है पॉलिटिक्स में, ये तुम जो है सिद्ध करो। अब एक केस जो हुई, जब ये आया तो हम ताबड़तोड़ जो है हमारे जो समीर भुजबल जी वो भी पार्लियामेंट में थे, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये डाटा मांग रहा है, एम्पिरिकल डाटा वगैरह वगैरह। तो ताबड़तोड़ हमारा जो है 2011 से जो जनगणना है उसमें ओबीसी की जनगणना करो, ये हम सुप्रीम कोर्ट से कहे। और फिर हमने समीर को कहा कि भाई तू पार्लियामेंट में है तो तुम जो है प्रस्ताव सामने रख पार्लियामेंट के सामने। वो उसने प्रस्ताव तैयार किया। गोपीनाथ जी मुंडे बीजेपी के थे, वो उसके पीछे खड़े हो गए, शरद यादव जी खड़े हो गए, लालू यादव जी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए और कहने के 100 सांसद खड़े हो गए और कहे उन्होंने कि जनगणना होनी चाहिए। शरद पवार साहब ने भी बोला कैबिनेट में कि जनगणना भी करो, सब लोग मांग रहे हैं। पर प्रणब मुखर्जी साहब आए पार्लियामेंट में, जरा दूर रहो यार, एक तुमने, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया, प्लीज़ मेहरबानी, हम बुरा मत समझो। उनको देखता हूँ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक बार हो चुका है, दूसरी बार नहीं होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जनगणना मंजूर, हम खुश। हम सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चलो अभी तो जनगणना हो रही है, हमारी पिटीशन केस जो है वापस, हमने वापस कर ली। अब वहाँ उसके आगे क्या होगा कि हर जनगणना जो है 10 साल के बाद होती है, वो सेंसस कमिश्नर के द्वारा होती है भारत की। उसमें आपने कुछ गलत कहा तो इसके लिए सज़ा है।
ठीक है, पनिशमेंट है। इन्होंने क्या किया, हमारी जनगणना की ग्राम विकास डिपार्टमेंट और शहर विकास डिपार्टमेंट अलग से की जनगणना। अच्छा भाई, वो काम शुरू हो गया, 2016 में खत्म हुआ। 2016 में सारा डाटा आया ओबीसी के जनगणना का बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में। जेटली साहब ने एक दिन कह दिया कि ओबीसी की हालत बहुत खराब है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत। मगर उन्होंने हमको कौन से स्टेट में कितने लोग हैं आंकड़ा नहीं दिया, सिर्फ बोला कि बहुत खराब परिस्थिति है। आगे फिर ये हुआ 2017 में एक केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक आदमी ने जो सुप्रीम कोर्ट में डाले और 2 साल केस चली। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे और फिर उनके ध्यान में आया कि अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने जो है एक अध्यादेश जो है निकाला, पारित किया। मगर फिर उसके ध्यान में आया उनके कि भाई एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, जनगणना कहाँ है। ये 50% तो मान लिए, चलो SC ST का भी दे दिए, किस जगह ओबीसी को 10% मिलेगा, किस जगह जो है 27% मिलेगा, थोड़ा सा कम होगा, मगर एम्पिरिकल डाटा का है। दूसरे दिन से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि एम्पिरिकल डाटा दो, एम्पिरिकल डाटा दो। भारत सरकार ने कहा नहीं देंगे। उन्होंने नीति आयोग को लिखा, नीति आयोग बोला सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के पास है। उन्होंने गहलोत जी जो है तब के मिनिस्टर और ये तुम्हारा रामदास आठवले उनके तुम्हारे पास है, दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हमारा स्टडी चालू है, अभ्यास चालू है, वो गलती है, ये है, वो है। उन्होंने दिया नहीं। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने भी मांगना शुरू कर दिया, एम्पिरिकल डाटा दिया नहीं। अभी आगे जो मैं बोल रहा हूँ ये जरा इम्पोर्टेंट है। 4 मार्च 21 को खानविलकर जज साहब के जो बेंच ने जजमेंट दिया, जो इस पे अभ्यास करने वाले वो लिख ले, 4 मार्च को 21 को रीट पिटीशन सिविल नंबर 980 ऑफ 2019। उन्होंने कहा जब तक आप ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करोगे तब तक आरक्षण नहीं। अब ध्यान में आया आपके? अभी हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारे इलेक्शन 2-4 महीने में लग रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया और ये बोलते हैं कि ट्रिपल टेस्ट नहीं है तो आरक्षण नहीं। अभी हमने कहा भाई चलो एक टेस्ट तो हमने मान ली, शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से दे दो, दूसरी भी मान ली 50% हम उसके नीचे रहेंगे। अब तीसरी जो है एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, कहाँ से लाए? जब आपकी जनगणना 2021 की शुरू नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, तो ये हम लोग कैसे जनगणना करेंगे, कहाँ से डाटा लाएंगे, कौन जाएगा कोरोना में घर घर? और हम यहाँ लटके हुए हैं। हम पिछले मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल साहब को खड़ा कर दिए और कहा कि उनको कहो भारत सरकार को हमको एम्पिरिकल डाटा दो, हम दुविधा में पड़े हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के वो आए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का समय दे दो, हम उसमें जो जवाब देना चाहते हैं। 23 सितंबर को अब सुनवाई है। बात है कि ये कोर्ट तो चलता रहेगा, इलेक्शन तो सर के ऊपर मंडरा रहा है, अब करे तो करे क्या। और फिर एक बार और बोल रहा हूँ मैं सबको, अगर यहाँ से कोई विधिज्ञ हो गए वकील तो ध्यान में रखे, उन्होंने ये कहा उनके जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन के 142 के तहत ये हम जजमेंट दे रहे हैं। अब जब उसके तहत जजमेंट दिया जाता है तो पूरे देश को ये जजमेंट लागू होता है। आप ताली बजाने का क्या फायदा, क्योंकि जिनको मालूम नहीं है, चाहे बिहार है, उत्तर प्रदेश है और के मध्य प्रदेश है, सबको जो हमारी जो कठिनाइयाँ वो कठिनाई उनको भी हो गई है।
अभी तक उनको मालूम नहीं कि करना क्या है। ये हाल है और इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए अभी हमने शरद यादव साहब को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है ओबीसी का जो लड़ाई करे, ये आप तैयार करो। जरूर आपके सहयोग से हम ये ग्रुप तैयार करेंगे। ये विल्सन साहब जैसे जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है कोर्ट में, कचहरी में, ऐसे लोगों को जो है, नहीं तो एक एक वकील का क्या क्या रहता है आपको पता है क्या? तो ऐसा एक ग्रुप हम तैयार जरूर करेंगे जो हमारी लड़ाई जो है आगे लड़ेगा। मगर जैसे उन्होंने कहा कि बिना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल कई बार हुई, शरद यादव साहब और लालू जी साहब लोगों ने स्ट्रगल की, जो मंडल कमीशन मिला वीपी सिंह से आज हमारे हाथ से चला गया है। अब हमको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट के बाहर और सांसद में, विधानसभा में, सबके सामने ये सवाल रखना होगा कि भाई इसका क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने सांसद को, अपने अपने जो एमएलए को, अपने पार्टी के, जो कोई पार्टी हो, हमको कोई लेन देन नहीं है, बोलो हमारा आरक्षण जा रहा है, आप कैसे बचाओगे, बोलो। तो ये हमारे सामने सवाल है। मैं तो कहूँगा, हमने दो जो है प्रस्ताव पारित किए समता परिषद। एक तो हमारा ये जो आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। ओबीसी का आरक्षण जो है वो स्टैट्यूटरी है, राज्य सरकार द्वारा किया गया हुआ अलग अलग जगह। तो हमारी पहली मांग जो यह है कि हमारा भी आरक्षण रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हो। जब से ये आरक्षण मिला है 1991 से, तब से हम कोर्ट में जा रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होता तो ये झगड़ा नहीं होता, न हमारे ऊपर कोई जो है गाज गिरती। तो ये, और दूसरी मांग बिल्कुल ये है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी की जनगणना करो। भेड़ बकरियों की जनगणना करते हो, पेड़ों की जनगणना करते हो, जिंदे इंसान की नहीं करते हो। अच्छा, आप बोलेंगे फिर आप शेड्यूल कास्ट की करते हो, शेड्यूल ट्राइब क्या करते हो, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ये सब पूछते हो। बस इतना एक ही पूछो, ओबीसी है क्या, खत्म। क्या आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है क्योंकि जब पहले जैसे कहा गया 1931 में जो जनगणना हुई ब्रिटिशों ने की, तब 54% ओबीसी इस देश में थे। 54%। तो 54% के आधा 27% हमको आरक्षण मिला। कहना यह है कि अब एक जनगणना होगी, आंकड़े अगर सामने आएंगे शायद वो बढ़ेंगे, कम होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, और मांग बढ़ेगी कि हमारा आरक्षण बढ़ा। इसलिए वो चाहते हैं, जैसे कि कहा गया, सब जगह वही बैठे हैं, सब जगह उसी विचार सरणी के लोग बैठे हैं कि हमको दुविधा में डाल दो, कुछ ना कुछ करो। इलेक्शन के लिए तो तुम हमारे हो, इलेक्शन होगा कौन तुम कौन हम। हमारे लोग अगर उस पार्टी में है भी, बोलने से डरते हैं, कोई बोल दिया तो उसको पत्ता कट हो जाए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे नेतागण क्या बोलते हैं वो बात अलग, एमएलए और एमपी, मगर आप कार्यकर्ता जो जुझारू है वो अगर रास्ते पर खड़े होकर बोलते हैं और सब एमएलए एमपी को बोलते हैं कि ये हालात सामने हैं, इसको सुधारेंगे कैसे, तो ये दो चार चीजें आप कर लो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल करो, जनगणना करो, और ये जो एम्पिरिकल डाटा जो है वो तुरंत जो है गुजरात को दे दो, महाराष्ट्र को दे दो, यूपी को दे दो, बिहार को दे, सबको दे दो। फटाक से 2 महीने के भीतर जो है
उनका जो कमीशन जो है इसके ऊपर स्टडी करेगा, काम खत्म, आरक्षण जारी रहेगा, नहीं तो आरक्षण में जो है धोखा पैदा हुआ। तो हमारी बात यह है, हम ज़्यादा आपसे जो समय नहीं लेना चाहते हैं। ये जो संघर्ष चला है कोर्ट में, तो कुछ संघर्ष मालूम होते हैं, कुछ संघर्ष बस एक महाराष्ट्र स्टेट लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी को लोगों को मालूम है कोर्ट में क्या हुआ। मैं आपके जो है सामने इस बात को जो है लाने की कोशिश इस प्रोग्राम के द्वारा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ठीक है, बाकी तो बहुत जो कठोर भाषण तो हम कर सकते हैं, मगर इस समय जो है हमारे सामने जो कठिनाइयाँ पैदा हुई है वो हमने आपके सामने रखी है, और आप बड़े जानकार हो, अभ्यास करने वाले हो, इसके ऊपर आप नज़रअंदाज करते हुए आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, और जो भी मदद कोर्ट में हो, गवर्नमेंट में हो, रास्ते पे हो, आप मदद करें और ये ओबीसी का आरक्षण बचाए, बढ़ाए, और अपना भविष्य जो है बाल बच्चों का वो समृद्ध करे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम।